नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मेला अंचल ये उपन्यास। और मेला अंचल जो है वो लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो रेणु साहब का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को जन्म स्थान औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार। और इस उपन्यास में भी इन्होंने इस ज़िले के पूर्णिया के ही जो बिहार का एक ज़िला है कि केंद्र, मतलब इस ज़िले को, पूर्णिया को ही केंद्र में रख करके इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और ज़िला जो है इनका पूर्णिया ही इनका जन्म स्थान है। 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत, राजनीति में सक्रिय हिस्सेदार, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में जीवंत योगदान। 1952-53 में दीर्घकालिक रोगग्रस्तता। इसके बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर अधिकाधिक झुकाव। 1954 में पहले किंतु बहुचर्चित उपन्यास मेला अंचल का प्रकाशन। 1954 में इनका पहला उपन्यास ही मेला अंचल प्रकाशित हुआ था, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। और ये पहला ही उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु साहब का है। मेला अंचल का प्रकाशन जो है हुआ। और कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण भी लिखते हैं, रेखा चित्र और रिपोर्टाज इत्यादि विधाओं में भी इन्होंने लिखा है। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूप में अप्रतिम जीवन के संध्या काल में राजनीतिक आंदोलन से पुनः जुड़ाव और जेपी के साथ जो है पुलिस दमन में शिकार हुए और जेल गए। और सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि से इनको जो मिली थी, उन्होंने त्याग कर दी सत्ता के दमन चक्र के विरोध में। 11 अप्रैल 1977 को इनका देहावसान हो गया। प्रमुख प्रकाशित पुस्तकों में मेला अंचल और आंचल, परति परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस उपन्यास, ठुमरी जुलूस इनका उपन्यास है। और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक। इसके अलावा एक कहानी संग्रह भी है, वो है एक श्रावणी दोहपरी की धूप। इसके अलावा ऋणजल जनजल। इसके अलावा वन तुलसी की गंध। इसके अलावा संस्मरण है श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा। इसके अलावा समग्र में इनका रेणु रचनावली है। आवरण देखें तो विक्रम नायक जो हैं। इसके अलावा मार्च 1976 में जन्मे विक्रम नायक ने एमए पेंटिंग के साथ साथ वरिष्ठ चित्रकार भी रामेश्वर बरूटा के मार्गदर्शन में त्रिवेणी कला के संगम में कला की शिक्षा पाई। कई राष्ट्रीय एवं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित अंतर्राष्ट्रीय दीर्घाओं में प्रदर्शनी 1996 से व्यावसायिक चित्रकार व कार्टून्स के रूप में कार्यरत। कला के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। चित्रकला के अलावा फिल्म व नाटक निर्देशन एवं लेखन में विशेष रुचि। फणीश्वर नाथ रेणु। और हम ये पढ़ना शुरू करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले पहला अंक जो है पढ़ेंगे। इसमें टोटल अंकों की संख्या जो है खंड दे रखे हैं 1 से लेकर के, ये खंडों की संख्या जो है उपन्यास में टोटल 67 के आसपास हैं। उसमें आज हम पहला खंड जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला खंड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पहले खंड की शुरुआत यहाँ से होगी। देखिए, गांव में ये खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेट्री ने बहरा चेथरू को गिरफ्त कर लिया और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न ही आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई। मोगलाही स्टेशन जो है उस पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए और इसी बात पर
सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर निकल न सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लाशें, लोगों की लाशें महीनों पड़ी थी। कौआ भी नहीं खा सकता था, कौआ भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लर सिंह, ये सब गुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से ये खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया और भागने न पाए रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था, एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगा कर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। ये रुपया 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते बात खत्म। मिलिट्री वाले कोटी के बगीचे में हैं। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जब जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा, 2 बैलगाड़ियां हैं, बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले ज़मीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, मूड़ी फाँक रहे हैं और बहरा चेथरू भी कंबल पर बैठकर मूड़ी फाँक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे ये क्या है, आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा, ऊपर से हुक्म आया है। यहीं बागान का ज़मीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये ज़मीन पहले दे दिया, बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे में पश्चिम वाली ज़मीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस-हंस बात कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिरारी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, ये सुराजी बालदेव गोप हैं, 2 साल जेहल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नन पट्टी का है। या मौसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है, जोहिन बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव,
साहब की किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो वो बालदेव हैं सर, ये रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता हैं, बड़ा बहादुर हैं। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने ज़मींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर ज़मीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका न मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म, इसी के बल बहुत बाबू बबुआइन, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेरमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाता ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा ना कर सके। गुसाई जी रमेन में कहीन है। धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर सेवा का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीबेन वाज सिंह, मोतफ़ा जात राजपूत, मोकाम गढ़बुंदेल राजपूताना, हाल मोकाम मेरीगंज। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खोल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक करके नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर लाने वालों को साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप हैं, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी है, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सब ने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलदल के साथ चले। खस्सी मैमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली ऑफिसर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी, और उनका किरानी जित्तन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। अंक 2। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीले हिसाबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोरियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिला रहे हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ी वाहन से कहता है, ज़रा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कानिया साहिब की कोठी दिखेगी। यही है मक्के साहब की कोठी, वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे से हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती हैं। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर। कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहिब की कोठी थी, यहाँ साहिब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थ यात्रियों की बैलगाड़ी यहाँ कुछ देर रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बुढ़ियाँ जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गांव है मेरीगंज। रोहतक स्टेशन से 7 कोस पूर्व बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोशी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं।
किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था? कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाड़े चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी, रोकसाला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ ज़मीन, वंध्य धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती हैं। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूर्व की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वहाँ है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया, बस और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे गिनकर। इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं है, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने गांव का नाम बदलकर रोहतट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता मेम मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की माँ यदि आज रहती तो सुना देती, आहा हा, परी की तरह साहिब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक 1 सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना ज़रूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े का रोहतट की ओर दौड़ाया। रोहतट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चल गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ लिया। रोहतट से पूर्णिया 12 कोस हैं। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की ये कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरेनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरेनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवा गाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निकल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला और एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए ज़मीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया, अगले साल ज़रूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया और कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नीले साहबों की कोठियों की दीवारें अरा कर गिर पड़ीं। साहबों ने कोठियां बेचकर ज़मींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बंगले में रद्दी कागज़ों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया था कि अधिकारियों ने उसे कांके भेज दिया और कांके के पागल खाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल और अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है।
लोग उधर दिन में भी नहीं जाते हैं। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भूतुआ जंगल कहते हैं, भूतुहा जंगल। ततमा टोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया। ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से। नंदलाल वहीं ढेर हो गया और बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है, 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती हैं। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है, मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। रोहतक स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। कमला मैया के महात्म के बारे में रांची स्थित पागलखाना गांव के तरह तरह के लोग कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थी, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहे हैं। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया है और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया है, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में 2 रायें हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है कि वह कायस्थ टोली का गृहपति था और कायस्थ टोली वाले कहते हैं कि वो राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रियत्व को वे व्यंग्य विद्रूप के बाणों से उबारते रहे हैं। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कह रहे थे, यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित हैं। राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा लें, लेकिन बात बढ़ी नहीं। न जाने कैसे ये धर्म युद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी आज भी कहते हैं, ये राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। भूम फोड़ क्षत्रिय तो कभी नहीं सुना था। शिव हो, शिव हो। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बंटे हुए हैं। कायस्थ टोली की मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक, राजा पारबंगा। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं।
गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राज पारबंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही हैं। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे ज़मीन के बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव के अन्य जाति के लोग भी मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज पारबंगा स्टेट की ओर से मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे ज़मीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। राम कृपाल सिंह कहते हैं उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दान पत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खेलावन यादव को 10 वर्ष पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे ही बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खेलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे ज़मीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा शकीलदीप अररिया बेरगौछी में और नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातबर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है, ढाक डिन्ना। ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े, बच्चे, जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतर सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार हैं धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल कभी कभी अच्छी हो जाती है। अंक 3। डिस्ट्रीब्यूट के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अफसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खेलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रखने के लिए आग्रह कर मेंढक रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खेलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल? बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई।
कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उससे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रीब्यूट से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली का मतलब हुआ तंत्रिया माँ क्षत्रिय टोली। तंत्रिया माँ क्षत्रिय टोली। ततमा टोली यानी तंत्रिया माँ तंत्रिमा टोली, तंत्रिमा क्षत्रिय टोली। तो तंत्रिमा क्षत्रिय टोली जिसको ततमा टोली है, ततमा टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़े होकर सुन रही हैं। अभी रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने की झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुछुआ छत्री टोली, रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है, एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भनसागर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधार टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हल-फाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मजदूरी तो नहीं देंगे। एक दिन की बात है, किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन एक दिन की बात है तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजदूरी के, ये ज़रा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाद टोली के लोगों की बात जाने। ततमा टोली और दुसाद टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो निकालकर हिड़कर 1-2 सेर गैंची मलसी निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालो के पास धरती खरोच कर चूहे के मादों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रोहतट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजदूरी दे दें तो काम चल जाएगा। एक रसोई घर, घास की ढेरी। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता वो बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वासनाथ प्रसाद तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मख्तियार हैं, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हैं। जोतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग तो रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है, हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था। पूर्व मुलुक कामरू कमिच्छा शाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके
यही लोग ले आते थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वासनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वासनाथ बाबू चिढ़ गए। धनुक टोली का तनुकलाल अपने आप को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक न एक लेकिन ज़रूर ले आएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोला ना तो उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोग की भलाई होगी क्या? भगवान और भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहे हैं। अरे ये तो 10 आदमी का काम है के काम बा जे बा से एकरा में सब मिलके मदद करे तो मदद करे के चाहिए का हो सी प्रसाद। भगत की दुकान पर यूँ भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वासनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमरत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पत्ते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार साहब, आप समझे नहीं। तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनकशन है। ज़रा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमिरत दास भगत की दुकान से ज़रा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़ कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव हैं। सुमिरत दास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया और आखिर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलियो टोले वालों से कहो मैंने 50 रुपये माफ़ कर दिया। उसी दिन अफसियर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने ही बात है, बिरंची भी था। अब ज़रा सिपहिया टोली जाओ, देखो तो लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। आसाम मदद। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा और शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगोजी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार हैं? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए पूछा, सुना है कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक हैं, आप तो लीडर ही हो गए हैं। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चैका बर्तन कौन करता है? हरगोजी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए? पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वॉलंटियर कहते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हो? आप विद्वान हैं, हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी आई है, रुपया मिला है। सब चुपचाप मार कर अब बेगार खोज रहे हैं, चोर सब। उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगोजी तमतमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ करके हरगोजी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ हो गई। हरगोजी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं आया। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वॉलंटियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगड़ा था?
अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं, पूछिए सबों से। महात्मा जी कठिन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगोजी गुस्से से थर थर काँप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं, 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी पर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अब शब्द अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था, ग्वाला होकर लीडरी। गुअर टोली वाले हंसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे। गुअरी टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई, हरगोजी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या हुई? हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किससे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगोजी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही हैं, चिल्ला रही हैं। गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खोल रहे हैं। हरगोजी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कल चरना काली क्रिया क्रिया खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आजा ओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोली प्रेम से, महावीर जी की जय। जय जाय जाय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जयकार कर उठी। बोली एक बार प्रेम से, गन्ही महात्मा की जय। जय जय ए। शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग तो आंदोलन किए हैं, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वो अच्छा नहीं। अपना कान दे के बिना कौआ के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या ये समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का ये रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी हैं बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या क्या, हिंसा बात किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी की बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? बलवा करने वाला दल, कसम, अंटसंट, अनसंट, अनशन, अंटसंट। कलिया कहता था उपवास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, काली चरण, तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन उपवास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर न आ जाते तो काली चरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया, लाट साहब हो गया? अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोच हो गया है, और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझते। हाँ हाँ, खी लाल पढ़ना,
ढाक ढिन्ना। चलो रे अखाड़ा का ढोल बज रहा है। क्लास। सतगुरु हो। महंत साहब सदरा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास। ओ जी रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है। फिर राम डंडी को खोजता है। अभी जो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही, सो मत। भोर का तारा 3 तरवा धूनी में लकड़ी डाल दो। कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहिब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठकर महंत साहब ने आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी जी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है। और ये रामदास गुरु जाने इसकी गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने, भोंदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ हैं। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागो सतगुरु साहिब, सेवक तुम्हारे दर्श को आया जी। जगहो सतगुरु साहिब। डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम। भोर भयो भव बर्म भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नैन साहिब के खुल गयो, थर थर कांपत माया जी। जगहु सतगुरु साहिब। माघ के ठिठुरे हुए भोर का मठ से प्रातकी और निर्गुण वाणी मिलकर शून्य से मंडरा रही हैं। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से पातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते हैं और गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती हैं। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती हैं। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम। लेकिन अब नहीं, अब उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है। वह तन में होकर गाती हैं। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध उत्पन्न नहीं होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भों भों। रामदास की खंजरी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगें पैदा करती हैं। खंजरी में लगी हुई छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक, मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिमिक डिमिक, रुनक झुनक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द रामुरा झी झी जंतर बाजे, करचन बिनुआ नाचे रामुरा झी झी। और तब सत्संग, रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य प्रभाती, साधु, सन्यासी, अतिथि, अभ्यागत और अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं हो, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है और इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो गुरु विचन निहाड़। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल में माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थन के माई। तृतीय चक्र मणिपूर्णम जानो नाभि स्थल।
सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज की 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जाएला कहे येंत कहे हथिन बलि सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलेन है। दुकान में सबुरदाना न भेटोई है। कोठारी लक्ष्मीदासीन का रोज इसी समय बकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करें, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 दिन ही रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए। यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं, आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज हैं, सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सब मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहेब सपना दीहीन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए हैं। सभी मूर्ति फिर धुनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए हैं। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती हैं। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहिब अपने सपने में मेरे आसन के पास आए हैं। हम जल्दी से उठ के साहिब बंदगी किया। हमको दया भाव दे के साहिब कहीन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल कर आए हैं, तुम पहचान लिया? तुम्हारे ज्ञान नेत्रों में दिव्य जोत हैं। सो तुम्हारे गांव में परमार्थ का कार्य हो रहा है, तुमको मालूम नहीं? गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इसी गांव में अस्पताल खोलकर परमार्थ का कार्य कर रहा है। तुम सारे राशन, जलपान, भात, गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहिब अंतर ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त संचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, गरीबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर फैल गई। बलदेव, हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया। जोथकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए डूब मरने की बात है। फौजदारी में यथलाए देकर इन लोगों को मोचिलका करवा लिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करता है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती है तो कोई बात नहीं, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वो बदमाशी हरगौरी की है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, ये तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से भी ढोल बजने लगता है। ढाक डिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और एक नई गंजी मिलती है। कालीथन के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं। यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खेलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज, ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसाबाद करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि उपवास करेंगे तो सुनना अभी और सीख रहे हैं। सिपहिया टोली में तो अब दिन में भी बुल्लू बोलता है। तहसीलदार साहब कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई। हल्दी बोला
दिया है कालीचरण बहादुर। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरचा मांझी ने कहा है, संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने। पोख्ता मकान भी बात। अगले शनिचर को डागडर बाबू ने बालदेव जी से 10 खत करा लिए। भेंचरन मन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा? भैंसचरमन बाबू। तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, खुर्ची, ब्रेंच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा, जैसे रोहतट के मेला में गड़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूड़ी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे, अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है, इत्तला चित्त कर देना। वाइस चेयरमैन। यादव टोली का किसनू कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखेलिन रखता है वो बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासिन है, किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वो बच्ची और कहाँ 50 वर्ष का बूढ़ा गिद्ध। रोज़ रात में मिसमी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज़ सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी, उनकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है ये रामदसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी, तो ले बलैया बाग में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में लग गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भले छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सुरदास हो गए, एकदम चेपट। हमारी 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे, सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्रा जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों ने राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब इस लड़के को पढ़ा लिख कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया कि वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आम आदमी की मति क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले महंत सेवादास की आंखें ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते, धर्मभ्रष्ट हो गया है। बगुला भगत हैं, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी हैं। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु हैं। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया? तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था।
सिंह जी ने अपने सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खेलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध जैसा भोज हुआ, सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है? चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है, बिलेक में 1 बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी, चरमन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार गांव की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे ये हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए एक जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक गहला सुपारी रखने की सज़ा दी गई थी। 5 सुपारी पर गहला भर पानी। जरा भी गहला हिला, 1 बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो। जय हिंद। हाँ जी। इस टोले में कितने लोग हैं? हिसाब करके बताओ। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते? बिरंची कहाँ है? बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दमशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कौड़ी 4 नहीं, 4 कौड़ी 7 कौड़ी 4 नहीं, 4 कौड़ी 7। तटमा टोली में पूरे 5 कौड़ी, दुसाद टोली में 2 कौड़ी, कोयरी टोले में 6 कौड़ी 3। यादव टोले का हिसाब कालीचरण कर रहे हैं, भगवान जाने क्या। सिपहिया टोले के लोग इसमें भी मीन मेघ निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दे, क्या ठिकाना है। बाबनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाबनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सर्व संगठन में नहीं खाएंगे। बाबन भोजन ही नहीं हुआ, फिर भोज क्या? महंत जी से कहना होगा, बाबन है ही कितने, सब मिलकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सदगुरु हो, सदगुरु हो। बाबन लोगों का अलग इंतज़ाम कर दो। बालदेव बाबू, इसमें अर्जी क्या है? नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मीदासन ने आकर खबर दी, सिपहिया टोले के लोग भी नहीं खाएंगे। हेबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में 100 रुपये का नोट, 1 कौड़ी में 20 संख्या होती हैं, नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चानी अलग कर दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, ये तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हेबरन सिंह के बेटे ने तो ये भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहिब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो, गुरु हो। तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी। वारे, ये भी क्या बात है? महंत साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी जी की बड़ी बड़ी आंखों में खो गया, आंखों में समा गया बालदेव शायद। 5 अंक संख्या 5। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी हैं। बालदेव जी को आज भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी में रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं।